आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। बहुत शुक्रिया इकराम भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मीटिंग को प्रिसाइड कर रहे जस्टिस चिप्से साहब, प्रोफेसर अपूर्वानंद, बाबू और अहमदाबाद के मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब आज की मीटिंग हमारे पहले स्पीकर ने शुरू करी तो वहीं से इस मीटिंग का मकसद और उसका सवालिया निशान दोनों एक साथ शुरू हुए। उस पर यह बताने की कोशिश करी गई कि मीटिंग तभी कामयाब हो सकती है कि जब मिक्स मीटिंग हो, यानी कि अगर आपकी पिटाई हो और आप आवाज़ उठा रहे हैं तो उसका भी हक, सेटअप ऐसा मेंटेन कर दिया गया है कि जिसकी पिटाई हो रही हो और वो अपनी पिटाई पर रोना चाहता हो तो उसको भी तभी रोने दिया जाएगा जब उसके साथ में कोई दूसरी कम्युनिटी का कंधा नसीब हो। मैसेज बिल्कुल बहुत क्लियर कहा गया कि ये होते तो ये होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। फिर ये कहा गया कि मुसलमान अपनी कम्युनिटी के गुंडों से बहुत परेशान हैं, या फिर ये कहा गया कि कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार एक जैसी है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो नियो नॉर्मलाइज करती हैं चीज़ों को, यानी कि आप इधर भी हैं उधर भी हैं। अब आप अगर उनसे पूछें, वो हमारे दोस्त चले गए पर उन्होंने भी कहा डायलॉग होना चाहिए, तो उसी डायलॉग की शर्त पर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उनसे पूछें कि 1595 बुलडोज़र प्यूरेटिव डेमोलिशंस में चले हैं और उन 1595 बुलडोज़र्स जो चले हैं प्यूरेटिव डेमोलिशन में, यानी कि जिसको अपराधी बनाकर सुबह उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया गया, तो उनमें तकरीबन 1200 से ज़्यादा बुलडोज़र मुसलमानों पर चले। तो जाहिर सी बात है कि वो मुसलमान कोर्ट की भी लड़ाई लड़ेगा और पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेगा। किसी भी सेटअप में इंसाफ पाने के कौन से रास्ते हैं? इंसाफ पाने के दो ही रास्ते हैं, या तो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेगा या लीगल लड़ाई लड़ेगा। डेमोक्रेसी में तीसरा कोई रास्ता आपके पास में नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है कि आप पॉलिटिकल लड़ाइयाँ जीत जाते हैं, लीगल लड़ाइयाँ हार जाते हैं लीगल डिस्कोर्स में, या आप लीगल डिस्कोर्स में हार जाते हैं, पॉलिटिकल लड़ाइयाँ जीत जाते हैं। और ये एक लंबी लड़ाई है। इंसाफ, हम सब रात में सोए तो कोई जोधपुर के राजा की प्रजा थी, कोई जयपुर के राजा की प्रजा थी, कोई महमूदाबाद के राजा की प्रजा थी, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश एम्पायर की प्रजा थी, और सुबह सुबह हम लोग सिटीजन बन गए। सिटीजनशिप राइट का हमारे यहाँ कोई स्ट्रगल नहीं हुआ, और जब स्ट्रगल नहीं हुआ तो उसकी इंपॉर्टेंस का भी अंदाजा नहीं है। अब जब ये सरकारों ने सिटीजनशिप राइट्स को कर्टेल करना शुरू किया, उन पे धावा बोलना शुरू किया, तब उनकी इंपॉर्टेंस नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे प्रोसेस में जो यहाँ तक पहुँच गया है, जब ये डिस्कशंस लगातार हो रहे हैं कि डेमोक्रेसी इन डेंजर है, सारी चीज़ें हैं, तो या किसी एक इलेक्शन के जीतने से भी ये बात नहीं होने वाली कि कोई एक इलेक्शन जीत जाएगा तब्दीली आ जाएगी, या एक इलेक्शन हार जाएगा तो तब्दीली आ जाएगी, या सुप्रीम कोर्ट का एक इलेक्शन का एक ऑर्डर ऐसा कोई आ जाएगा कि सारे हालात ठीक हो जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से सारे हालात खराब हो जाएंगे। ये एक लंबा प्रोसेस है और इसमें समय लगेगा, लेकिन इसको इतना जनरलाइज नहीं किया जा सकता या इतना इक्वल भी नहीं किया जा सकता। हम सबको पता है, जहाँ तक हालात की बात है, तो हम सब समाज में काम कर रहे हैं। 2014 से पहले भी लिंचिंग होती थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि 2014 से पहले लिंचिंग नहीं होती थी। झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में जिस विधवा के पास थोड़ी ज़्यादा सी प्रॉपर्टी होती थी उसको डायन बताकर लिंच कर दिया जाता। एक सोशल प्रॉब्लम थी, बड़ी सोशल प्रॉब्लम थी, और झारखंड में बहुत ढेर सारे इस तरह के केसेस थे। लेकिन उसके बाद 1997 में एक लिंचिंग हुई। ऑस्ट्रेलिया के एक पादरी को, जिनका नाम ग्राहम स्टेन था,
उनकी पहले पिटाई करी गई और उनको एक वैन में डाल के वैन में आग लगा दी गई। आग लगाने वाले कौन लोग थे? आग लगाने वाले एक दारा सिंह थे जो बजरंग दल उड़ीसा के प्रेसिडेंट थे। आग लगाने वाली जो भीड़ थी उसको जो लीड कर रहे थे वो इस समय उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। जो दूसरे साहब उस आग लगाने में कोऑर्डिनेट करने वाले थे वो पिछली मोदी सरकार में सारंगी के नाम से मंत्री थे। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लिंचिंग्स भी जो है वो सोशल फेनोमेना से कैसे पॉलिटिकल में बदली हैं। तो ये लड़ाई भी कुछ पॉलिटिकल भी है, इतनी आसान नहीं है। या दूसरी लिंचिंग हुई 2008 में उज्जैन यूनिवर्सिटी में। वहाँ के प्रोफेसर सब्बरवाल को उनके चेंबर में ही एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने इतनी पिटाई करी कि उनकी मौत हो गई। और जब उस केस का प्राइम एक्यूज ग्वालियर जेल में था जिसका नाम तोमर था, उससे मिलने ऑन रिकॉर्ड 2 बार स्टेट के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान गए थे। फिर तो ये लिंचिंग्स किस बैकग्राउंड से आई, कैसे हुई? फिर उसके बाद 2014 में जब 26 मई को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली तो पहली लिंचिंग मोहसिन शेख की हुई। पूना का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और मोहसिन शेख की लिंचिंग में सबसे बड़ी आयरनी ये रही कि मोहसिन शेख की जब लिंचिंग हुई तो जब जजमेंट आया बेल का, तो जो देसाई करके प्राइम एक्यूज था, धनंजय देसाई नाम था उसका, धनंजय देसाई जो प्राइम एक्यूज थे, उनका जो बेल ऑर्डर आया उस बेल ऑर्डर में लिखा था कि विक्टिम की जो फिजिकल आइडेंटिटी थी, यानी कि उसकी टोपी, उसका कुर्ता, उसकी दाढ़ी, उसने एक्यूज को प्रोवोक किया। यानी कि उसकी दाढ़ी टोपी ने जो क्रिमिनल था उसको प्रोवोक किया, जिसकी वजह से उसने उसकी जान ले ली। ये जस्टिस साधना जाधव का मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट है। उस दिन ये साबित हो गया कि जो पॉलिटिकल चेंजेस इस देश में आए हैं उन्होंने जुडिशरी पर कितना गहरा असर डाला है। कि जज भी अपने जजमेंट में ये कह रहा है कि मुसलमान अगर दाढ़ी टोपी रख रहा है तो सामने वाला हिंदू कभी भी उत्तेजित होकर उसकी जान ले सकता है और उसके इस आवेश को, उत्तेजना को, एक्साइटमेंट को, प्रोकेशन को नॉर्मल लेकर उसको बेल दे दी जाएगी। ये पूरा एक मुल्क का सेटअप है। अब जाहिर सी बात है कि जब लिंचिंग का ये सिलसिला शुरू हुआ जिसमें अखलाक अहमद, जुनैद, रकबर, अलीमुद्दीन, मजलूम अंसारी, शादाब, एक पूरी लंबी लिस्ट है। तो जब विक्टिम मुसलमान होंगे और इंसाफ नहीं मिल रहा होगा तो इंसाफ की लड़ाई की शुरुआत तो किसी न किसी को करनी पड़ेगी। हमने ऊना की यात्रा की बात करी तो जाहिर सी बात है ऊना में जो नाइंसाफ़ी हुई उसकी लड़ाई किसी न किसी को तो लड़नी पड़ेगी। हम इस इंतज़ार में तो नहीं रहेंगे कि कुछ पढ़े लिखे सिविल सोसाइटी के लोग आएंगे, कुछ अपर कास्ट तिलक लगाने वाले लड़ाएंगे। तो पहले हम वो एक फ्रेमवर्क बिल्डअप करेंगे और फिर वो फ्रेमवर्क बिल्डअप करने के बाद लड़ाई लड़ी जाएगी। ब्लैक्स लाइफ का मूवमेंट ने हमको ये बताया कि लड़ाई अकेले भी लड़ी जा सकती है, लड़ाई साथ में मिलकर भी लड़ी जा सकती है और ये हर तरह के ऑप्शंस हैं। इस पर कोई शर्त नहीं है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ने में कि जब तक फलां साहब नहीं आ जाएंगे तब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। हम हल्के होंगे तब भी आवाज़ उठाएंगे, भारी होंगे तब भी आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठाने लायक होंगे तब भी उठाएंगे। बहरहाल इस पूरे प्रोसेस में एक मायूसी की भी कैफियत आई। मायूसी की कैफियत कैसे आई? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कहा कि पॉलिटिकल और लीगल लड़ाइयाँ साथ साथ चलती हैं। हम लोग उडुपी में जो हिजाब का मैटर था जिसमें सरकारी स्कूल की बच्चियों को हिजाब लगाने से मना कर दिया गया था, तो हम लोग जो है वो पहुँचे
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद, हाई कोर्ट का फैसला आपको पता है, जस्टिस कामत APCR को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वी आर द फर्स्ट पार्टी। इसी बीच में इम्तिहान आ गए और इम्तिहान आने के बाद के समय हम लोगों ने एक एप्लीकेशन मूव करी कि 26,000 फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो हिजाब लगाती हैं, और अगर हिजाब के मसले पर जो कोर्ट में केस चल रहा है उसको चलने दिया जाए, इनकी सिर्फ ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाए कि ये इम्तिहान जो है वो हिजाब लगा कर देते हैं, क्योंकि बहुत क्योटिक सिचुएशन थी। कुछ बच्चियां ऐसी थी जो इम्तिहान देना चाहती थी, उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि बगैर हिजाब के इम्तिहान देना चाहिए। रिवर्स पोजीशन भी थी कि कुछ पेरेंट्स प्रेशर दे रहे थे कि बच्ची हिजाब हटा के दे के इम्तिहान देने जाए, बच्ची कंफर्टेबल नहीं थी। और एक तीसरा ग्रुप भी था, मैं मिला हूँ उस ग्रुप से, कि उसमें उन्होंने कहा कि हम हिजाब नहीं लगा रहे, लेकिन जो हिजाब लगाने वाली हमारी दोस्तें हैं वो इम्तिहान नहीं दे रही, तो इन सॉलिडरिटी, उनकी सॉलिडरिटी में हम इम्तिहान नहीं देंगे। 26,000 स्टूडेंट थे। तो वो सुप्रीम कोर्ट जो हमेशा एजुकेशन के फेवर में अपना जजमेंट देता रहा है, उसने मोस्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, एक तो वीमेन और ऊपर से मुस्लिम वीमेन जिसके पढ़ने में बंदिशें हैं, जो हकीकत है, उन्होंने फैसला दिया कि हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। नतीजा ये हुआ कि 26,000 बच्चियों का एक साल खराब हो गया। अब इस पूरे प्रोसेस में जो इस वक्त का वातावरण है, एक चीज़ जो हमारे बीच में आई है, वो जब हम रोज़ खबर सुनते हैं कि आज फला जगह बुलडोज़र चला गया, आज फला जगह नोटिस आ गया, आज यहाँ इनकाउंटर हो गए। उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार का ये अचीवमेंट है कि 11,800 इनकाउंटर उन्होंने पिछले 7 सालों में करे। 78,000 लोग गैंगस्टर एक्ट में बंद कर गए। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे माहौल में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि पॉलिटिकली हम बैटल हार चुके हैं। ये हम कितना भी खुश हो जाएं कि 240 में रोक दिया, सरकार की सीटें बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन बट द रियलिटी इज़ दैट कि पॉलिटिकली हम 5 साल के लिए लड़ाई हार चुके हैं। इससे एग्री करते हैं, नहीं करते हैं? अब जाहिर सी बात है, जब पॉलिटिकली आप इस बैटल को हार चुके हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है? दूसरा ऑप्शन कोर्ट है, लेकिन कोर्ट के हालात भी आपके सामने जो नजर आते हैं वो वैसे ही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इसी ऑप्शन के तहत लोग लड़ाइयां लड़ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप 100 में 100 जीत जाएं, कभी 100 का स्कोर 60 होगा, फिर बचे हुए 40 में आप सेकेंड राउंड खेलेंगे। तो ये लड़ाइयाँ लोग लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम हार रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए या यूट्यूब जो हम लोग पसंद करते हैं, उनके ज़रिए हम वही सुनना चाहते हैं जो ज़्यादा तेज़ चलता है, और हम उसको चलाते हैं। आप कोई एक पॉजिटिव खबर देख लें, उसकी व्यूवरशिप कितनी होगी? 70, 80, 100, 2,000, 3,000, 5,000 के ऊपर नहीं जाएगी। किसी लिंचिंग के आप शेयर देखेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा शेयर आप नहीं कर रखे होंगे। आपके वीडियो देखेंगे तो 10 लाख वीडियो हो जाएंगे। तो नफ़रत के ख़िलाफ़ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हमारा अपना नफ़रत के फेवर में माहौल बनाने का, उदासी के फेवर में माहौल बनाने का, उम्मीद को ख़त्म करने का माहौल बनाने का हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन है। हमको अक्सर ये लगने लगता है यार अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो सब ख़त्म हो गया है। तो 2 चीज़ें हमारे अंदर भी, अब आप सोचें कि कोई आदमी वीडियो बना रहा है और वही वीडियो डाल रहा है और वही वीडियो प्रमोट कर रहा है। जो लिंचिंग करने वाले हैं उनको चाहे सज़ा, उनको रिस्क है कि उस वीडियो से उनका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो वीडियो चला रहे हैं जी। तो इसका मतलब उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा ये है कि इस सब पूरे प्रोसेस में आप इस मुल्क के साथ रहने की, साथ गुजरने की, इस मुल्क में खुशी के साथ रहने की उम्मीद छोड़ दें। और जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है जी? जब आप
उम्मीदें ख़त्म कर देते हैं, तो साइकोलॉजिकली आप हार मान लेते हैं। तो पहला अटेम्प्ट उनका कामयाब हो जाता है। तो हमको ये भी समझना चाहिए कि अक्सर या ज़्यादातर ये कोशिशें तो होनी चाहिए कि मिली जुली समाज की भी मीटिंग हो, उनसे बातचीत हो, लेकिन हमें ये भी करना चाहिए कि जो सिक्के का दूसरा रुख है उसको भी उस उम्मीद खोए हुए समाज के सामने रखना चाहिए कि हालात अभी इतने ख़राब नहीं। अब आपने सुना कि एक जजमेंट आया, या मैं एक और बता देता हूँ, इससे जुडिशरी के तो आपको अंदाज़ा हो गया। एक केस हुआ रकबर का, मेवात में। रकबर को पीटा वहाँ के गौरक्षकों ने, जिनको प्रोटेक्शन वहाँ के उस वक्त के एमएलए देते थे अलवर शहर के। और जब बिल्कुल मरने वाली पोजीशन में हो गया तो पुलिस वहाँ पहुँची, उन्होंने गौरक्षकों को वहाँ से भगाया। और वो रक्षकों की टर्मिनोलॉजी आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद पुलिस ने उसको अपनी जीप में बिठाया। जीप में बैठते हुए वक्त की फ़ोटो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ वहाँ से अस्पताल 4.5 किलोमीटर के रास्ते पे। लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया, रास्ते में एक ढाबे में खाना खाया और तकरीबन 1.25 घंटे के बाद, जो एफआईआर से टाइम कैलकुलेट किया गया अस्पताल पहुँचने का, 1.25 घंटे के बाद पुलिस की जीप अस्पताल पहुँची। और जब अस्पताल पहुँची तो रकबर की अपनी जान जा चुकी थी। यह एक केस और ले लीजिए, रांची के से झारखंड में एक जगह है गोड्डा टाउन। गोड्डा में 2 लोग जानवरों का काम करते थे, तो उनके जानवरों के काम में गांव से खरीदते थे और शहर में बेचते थे। तो दोनों जब निकले, एक का नाम मसीउद्दीन अंसारी था और एक का नाम शायद अनीस करके था, दोनों अंसारी सरनेम के लोग थे। तो उनको एक भीड़ ने घेर लिया। अब भीड़ ने घेर लिया तो दोनों ने एक ने अपने भाई को और एक अपने बेटे को थाने भेजा कि जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो और बताओ हम यहाँ पर फंस गए और शुरू होने वाला है मामला। तो वो दोनों लोग भागते हुए पहुँचे वहाँ पर और उन्होंने वहाँ पे पुलिस वाले को बोला। तो पुलिस ने कहा हमारे डीजल फंड में पैसे नहीं। और ये सब स्टोरीज आपको इंटरनेट में मिल जाएंगी। पुलिस ने कहा हमारे डीजल फंड में पैसे नहीं हैं। तो वो लोग गए, किसी रिश्तेदार से 2-2.5 रुपये उधार लिए, पुलिस वाले को 2-2.5 रुपये दिए। जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो एक की 13 जगह से और एक की 19 जगह से, अकॉर्डिंग टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हड्डियाँ टूटी हुई थी और वो लोग मुर्दा मिले वहाँ पर। उनकी जान, जब पुलिस पहुँचे तो उनकी जान जा चुकी थी। जुडिशरी का हाल आपके सामने है, पुलिस का हाल आपके सामने है, और ये ख़बरें अलग अलग तरह से आपके पास आती हैं। अब ये बात भी कही गई कि मुसलमान अपने गुंडों से परेशान हैं, लेकिन अपने भाजपा ने अपने गुंडों को होम मिनिस्टर बता दिया, उस पर भी कोई बात नहीं करता है। तो ये सब मसले हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी स्टोरी भी है जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात करना चाहते हैं। वो स्टोरी क्या है? एक जगह है झारखंड में ही, लातेहार नाम है, बहुत इंटीरियर में है, तकरीबन 5.5 घंटे लगते हैं रांची कैपिटल से जाने में। वहाँ पर 2 लोग जानवर खरीदते थे घूम घूम के गांव से और हफ्ते की बाजार में बेचते थे। एक साहब बताने लगे कि हमको कल बाजार जाना था, लेकिन मैं बस से उतरा, कहीं गया था तो मेरा पैर मुड़ गया, तो पैर में बहुत तेज मोच आ गई। तो मेरा बेटा जिसकी उम्र 11 साल थी, उसने मुझसे ये कहा कि आप बाज़ार न जाएं, आपके पार्टनर जिसका नाम मजलूम अंसारी है उसके साथ मैं जाता हूँ। बच्चे का नाम आज़ाद और छोटू है। तो ये दोनों लोग, एक 35 साल का आदमी, एक 11 साल का बच्चा, जानवर लेके निकले कि अब ये सुबह की बाज़ार में बेचेंगे। आज़ाद का जो बाप है, छोटू का जो बाप है, वो मुझसे बता रहा है कि मैंने भेज तो दिया बच्चे को, लेकिन मुझे बाद में बहुत गिल्ट हुआ, अंदर से मलामत हुई कि मैंने क्या किया, मुझे नहीं भेजना चाहिए। तो मैंने खाना वाना बनवा के और साइकिल से उनका पीछा किया, मोच के बावजूद। जब मैं उस स्पॉट पे पहुंचा, क्योंकि जानवर के साथ तो स्पीड स्लो होती है,
तो एक भीड़ मेरे बच्चे को मार रही है, मेरे पार्टनर को मार रही है, और मैं चीखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज़ हमारे डर के या खौफ के नहीं निकल रही है। मेरे सामने उन्होंने एक बच्चे को, मेरे पार्टनर को मारा, जान चली गई। उसके बाद एक पीपल के पेड़ में टांग दिया। आपने देखा होगा कई अखबार, आउटलुक का कवर पेज स्टोरी था, 2 लोग पीपल के पेड़ से लटके हैं। एक का नाम मजलूम अंसारी था और एक का नाम छोटू अंसारी। मारने वाले कौन थे इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। वो जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत गरीब लोग हैं। तो मोहल्ले में और गांव में चंदा हुआ, 2 लाख रुपए के एक वकील साहब को दिए गए। वकील साहब हमारे ही समाज से आते हैं, मुसलमान थे, लेकिन वकील साहब ने सामने वाली पार्टी से कंप्रोमाइज़ कर लिया और जितने एक्यूज थे सबको बेल दे। तो एक साइड का स्टोरी ये हुआ। फिर एक लड़का, जब मैं गया तो मुझे किसी ने बताया कि अब हम लोग के पास तो न इतने पैसे हैं, न वसाइल हैं, न हम लड़ सकते हैं। तो एक नई उम्र का लड़का जिसका नाम अब्दुल सलाम था, हार्डली 28 ईयर्स ओल्ड, वो आया है। वो फाइल वाइल लेके सब चला गया। जो हमारे पास जो भी पेपर थे हमने दे दिए। वो उनकी तो बेल हो गई, पर वो मुसलमान वकील साहब जिनको 2 लाख रुपए दिए तो उन्होंने बात ही नहीं करी। तो अब्दुल सलाम के पास मैं गया और मैंने कहा कि यार तुम कैसे एक केस लड़ोगे, इसमें तो कुछ जान भी नहीं है। और जो सामने वाली पार्टी का, जो मारने वाले हैं, उनका जो वकील आता है वो 50,000 रुपये एक हेयरिंग के लेता है और मर्सिडीज से आता है। तो उस अब्दुल सलाम ने मुझे कहा कि नदीम भाई, और मैंने कहा तुम तो बहुत नए हो यार, अभी तुम्हारा तो 3 साल का भी तजुर्बा नहीं है। तो उसने कहा छोटे कोर्ट में तजुर्बे से ज़्यादा इस पूरी लड़ाई में हौसले और हिम्मत की लड़ाई है, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझ में कितना जुनून है इंसाफ दिलाने का। अगर वो जुनून होगा तो मैं इंसाफ दिला दूँगा। उस अब्दुल सलाम ने 2 लाख लेने के बाद जो बड़े वकील साहब ने कंप्रोमाइज़ कर लिया था, उस नौजवान ने मजलूम अंसारी के केस में 8 लोगों को उम्र कैद की सजा दी। तो जब हम उम्मीद की बात करते हैं तो ये अब्दुल सलाम जैसे लोग जो छोटे छोटे गाँव में एक लंबे डिस्कोर्स के बाद, ये लंबी मेहनत के बाद, लंबे परसिस्टेंस के बाद ये काम करके इंसाफ दिलाते हैं, वही इस होप और वही इस उम्मीद को जिंदा रखें। क्यों? क्योंकि हमने तो कल हम हमारे सबके व्हाट्सएप में क्या था, बहराइच की खबर थी कि नहीं थी जी? आज जब आप यहाँ से वापस जाएंगे तो अभी इस वक्त बरेली में पत्थरबाजी हुई है और रात में मुजफ्फरनगर में एक 700 लोगों के खिलाफ कम्युनल क्लैश की FIR हुई है। तो आप बहराइच को भूल जाएंगे, आपके जहन में बरेली और मुजफ्फरनगर याद होगा, परसों आपके मामले में कुछ और याद होगा। तो आपका और हमारा मिजाज ऐसा हो गया है कि हमने पिछली बातें भूल दी, तो हम भूल जाते हैं कि क्या हुआ। अब जाहिर सी बात है कि दिल्ली के दंगों में अगर 1400 लोगों को अरेस्ट किया गया है तो वो हम बार बार ये बात जान रहे हैं कि वो जो 1400 लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें से वो लोग 90% हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। तो कोई तो उनके लिए खड़ा हुआ होगा, समाज ऐसे ही तो नहीं चल रहा। तो ये जो अब्दुल सलाम जैसे लोग हैं, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ने वाले लोग हैं, मैं जब करौली गया तो करौली के वकीलों ने बताया कि हमारे यहाँ कभी दंगा ही नहीं हुआ आज तक। अब हमने कहा 58 लोग पकड़ गए। वहां की वकीलों की यूनियन ने यह फैसला किया कि इस पूरे दंगे में जो लोग पकड़े गए उन सब का केस हम 1 रुपए लेकर लड़ेंगे। लेकिन वो खबरें हमारे पास नहीं आती, इसलिए हमारे ऊपर मायूसी का बोझ ज्यादा है। और दूसरा बोझ क्या है? दूसरा बोझ ये है, हमको बार बार जताया जाता है, वो है सेंस ऑफ लोनलीनेस। वो सेंस ऑफ लोनलीनेस क्या है कि आप अकेले पड़ गए हैं, इस हॉल में तो सब मुसलमान हैं, आपके साथ तो कोई नहीं है। तो मैं उसका भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर कुछ बातें PCR से लेकर होंगी। एक जगह है रामगढ़। रामगढ़ में एक कसाई था अलीमुद्दीन, उसकी रोड के चौराहे पर लिंचिंग हुई थी। और जब लिंचिंग करने वाले बेल पाकर छूटे थे तो उन लोगों को जयंत सिन्हा जो यूनियन मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट के, उन्होंने उनकी माला पहनाकर स्वागत किया था। वो इमेज आप लोगों को याद होगी।
आगे का नहीं याद होगा, आगे का मैं बता देता हूँ। उसी रामगढ़ में एक आदिवासी वकील थे जिनका नाम है राजू हेम्ब्रो। राजू हेम्ब्रो ने इस केस को टेकअप किया। जाहिर सी बात है ना, अलीमुद्दीन की फैमिली के पास देने के लिए कुछ है ना, रामगढ़ में उनको कुछ मिलने वाला है, लेकिन उन्होंने इस केस को लिया। और जिस दिन ये फैसला आना था उस दिन ऐसी हालत थी कोर्ट की कि 10,000 लोगों की भीड़ ने कोर्ट को घेर रखा था भगवा झंडे के साथ। और राजू हेम्ब्रो जो हैं वो जब फैसला आया तो उसके बाद राजू हेम्ब्रो और उनके साथ एक साथी और हैं, उन शादाब अंसारी, वो लोग कोर्ट की दीवार को जम किए और बाइक से रांची वापस आए। और राजू हेम्ब्रो को उस फैसले के बाद रामगढ़ जाने की कभी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि रामगढ़ जाते तो राइट विंग उनकी लीचिंग कर देता, उनका घर छूटा, उनकी प्रैक्टिस छूटी। लेकिन इस इंसाफ की लड़ाई ने, उस ट्राइबल लॉयर ने 10 लोगों को, जिसमें बजरंग दल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और विश्व हिंदू परिषद का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, 10 लोगों को उम्र कैद की सजा दी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उस फेक नैरेटिव में फंसते जाते हैं जो हमको समझाया जाता है। ये बात हमको समझनी चाहिए कि जब आप पॉलिटिकल बैटल हार जाते हैं तो आप कितना भी कोस लें, एक नैरेटिव चल गया कि कोर्ट से क्या होगा, हम भी इससे एग्री करते हैं कि कोर्ट से कुछ खास नहीं होगा, लेकिन आपके पास में अवेलेबल ऑप्शन क्या है? आपका या मेरा बेटा या सगा भाई अगर किसी मसले में फंस जाएगा तो आप क्या करेंगे? वकील तो करेंगे ना, थाने तो जाएंगे ना। तो जब जो जनरल आवाम के साथ हो रहा है उसमें आप फिर ये ओपिनियन को बिल्ड कर दें कि कोर्ट से क्या होगा। उसी कोर्ट और उसी थाने से आप उम्मीद लगाते हैं अपने पर्सनल मैटर में, क्योंकि आपका इमोशन इन्वॉल्व है। लेकिन जहाँ पे आपका इमोशन नहीं इन्वॉल्व होता वो आप कहते हैं कोर्ट क्या है। तो मतलब पॉलिटिकल बैटल आप हार चुके हैं, कोर्ट में आप जाने को मना कर रहे हैं, तो फिर आदमी करे तो क्या करे। तो इस पूरे हालात में हम लोग, APCR नाम की एक संस्था है जो 2006 में बनी थी, लेकिन वो डिफंक चल रही थी। 2022 से हम लोगों ने उसमें काम करना शुरू किया। प्रोफेसर पूर्वानंद हमारे साथ में थे, जस्टिस थिप्से साहब उसके महाराष्ट्र चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में और जैसी ये ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में मिलकर, कम्युनिटी के साथ में कुछ ऐसे लोगों को खड़ा किया जा सके, ग्राउंड से नए लोगों को खड़ा किया जा सके। जो अक्सर शिकायत होती है कि वही 4, 6, 10 लोग काम करते हैं, तो हम ग्राउंड जीरो पर टीम बनाकर काम करके इस पूरी लड़ाई में लीगल एस्पेक्ट जो है, जो लीगल एडवोकेसी है, उसके तहत कुछ न कुछ रेजिस्टेंस दे सके। ये पूरा हमारा काम करने का है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट उसी हिसाब से काम करता है। पिछले 3-4 सालों की मेहनत में हमने, स्लाइड बंद कर देंगे, ये काम किया है कि इस वक्त गुजरात में हमारा ऑर्गेनाइज तरीके से ये पहला प्रोग्राम है। आप इसको रीलॉन्चिंग, लॉन्चिंग या किसी भी टर्म से आप नाम दे सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने ये काम किया है कि 300 शहरों में हमारे पास टीम है। अब जैसे कि बहराइच की मैंने बात करी थी, तो कल बहराइच में नोटिस आए हैं, लेकिन हमारे पास में बहराइच और लखनऊ की दोनों टीम थी। तो हमने एक PIL लखनऊ हाई कोर्ट में फाइल कर दी, एक हमने रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी। तो 300 शहरों में हमारी टीम इस वक्त मौजूद है। रेस्ट वकीलों के अलावा यंग एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, इस तरह की टीम है जो हमारे साथ में काम कर रही है। इस पूरे लीगल एडवोकेसी को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो भी जर्नलिस्ट ठीक ठाक काम कर रहे हैं उनको सबसे पहले केस बुक किए जाते हैं। एक साथ 370 के जब रिवोक करने के बाद लगभग एक सीरीज ऑफ द अरेस्ट चली, और उसमें 47 जर्नलिस्ट को, जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थे, जिसमें जो लोग गार्जियन के लिए काम कर रहे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिख रहे थे, अल जजीरा के लिए लिख रहे थे, जिसमें मसर्रा ज़हरा थी जिनको पुलित्ज़र मिला हुआ है, इन सब के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा कर लिया गया NIA के ज़रिए। और अब ये टारगेट था कि कश्मीर से रिपोर्ट नहीं आ पाए। तो उसमें हम लोगों की ये पॉलिसी है कि इस तरह के केसेस में फर्स्ट इंटरवेंशन हम ज़रूर करेंगे। तो लगभग 20 के आसपास लोगों के केसेस हम देख रहे हैं। इसमें एक सैंपल केस दिया हुआ है।
ये मन्नान हैं जो गार्जियन के लिए काम करते थे, फोटो जर्नलिस्ट थे, इनको उठा लिया गया ऊपर। और दूसरी जो कश्मीर में अरेस्ट चल रही है, कश्मीर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से लोग ये बात तो करते हैं कि कश्मीर देश का हिस्सा है, लेकिन कश्मीर की प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करना चाहते। दूसरा केस ऐसा है कि किसी भी को भी उठा लिया और जिसको उठाया गया वो किसी न किसी बड़े ग्रुप का कमांडर होता है। तो ये जो दूसरा आदमी है, ये मैंने इसको जब बेल मिल गई तो मैंने इससे खुद बातचीत करी, तो इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो वापस कश्मीर चला जाता। इसका भाई किसी से उधार पैसे लेके आया, तो मैंने पूछा करते क्या हो? बोले हम डेली वेज लेबरर हैं और लाइन डाल रहे थे, यानी कि कोई तार की खुदाई हो रही थी, वो लोग लाइन में काम कर रहे थे। अचानक पुलिस आई, सिक्योरिटी फोर्सेज आई, मुझे पकड़ लिया और फिर मैं दिल्ली आ गया। न्यूज़ खबरों में देखा गया तो पता नहीं किसी का कमांडर वमांडर बताया गया, ना वो पढ़ना जाने ना वो लिखना जाने। उसके कपड़ों से, उसके भाई के कपड़ों से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो गुर्बत के किस लेवल पे है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब डंडे चल रहे हैं तो वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं। नेक्स्ट ले लीजिए। ये ऊपर पीएफआई का एक केस दिया हुआ है। हम लोगों ने एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये तय किया कि जो पीएफआई के पोस्ट होल्डर हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनका सेटअप है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन अचानक जब पीएफआई के नाम से क्या हुआ कि जो भी मुसलमान लड़का थोड़ा सा अपनी सोसाइटी में एक्टिव था, यानी कि एक्टिव से मुराद मोस्ट ऑफ द चांस ये हुआ कि जो लोग एंटी सीए प्रोटेस्ट में मुसलमान लड़के एक्टिव थे, उनको पीएफआई के नाम पर डाल के अंदर कर दिया। तो हम लोगों ने उन सारे केसेस को देखना शुरू किया जिनका कोई एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन से ये अंदाजा था नहीं है और उनका कोई केस देखने वाला नहीं था। तो पहली पीएफआई की पूरे इंडिया में बेल हम लोगों ने लखनऊ से कराई। फिर ये जयपुर बम ब्लास्ट का केस है जो पुराने टाइम से देखा जा रहा था, जिसमें 7 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, फिर उसके बाद उनको एक्विटल हुआ। नेक्स्ट ले लीजिए। अब 2 साल पहले ये कर्नाटका चुनाव से पहले सबसे जो हेट क्राइम की रिपोर्ट आई थी वो बताती है कि सबसे ज्यादा नफरती हमले कर्नाटका में हुए, खासकर नॉर्थ कर्नाटका में। अब इस बार नंबर कहाँ का चल रहा है? महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव अभी अनाउंस हुए, केस पहला है। अब इसमें एक अंदाजा लगाइए, 102 लोगों के खिलाफ अगर एफआईआर होती है तो कितने मुसलमान होने चाहिए जी? 102 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर हुई है, कम्युनल वायलेंस है, दोनों समुदाय में दंगे का, कितने मुसलमान होने चाहिए जी? 98 was a right answer। तो 98 थे। अब इससे भाई जाहिर सी बात है कि जिसकी पिटाई हो रही है, जिसके खिलाफ एफआईआर है, उसको वो प्रोग्राम में भी आएगा, क्योंकि उसको लगता है कल को मेरे घर में बुलडोजर चल सकता है, कल को मैं पकड़ा जा सकता हूँ, मेरा भाई पकड़ा गया है तो कैसे छूट सकता है इनके साथ मिलके। उनकी संख्या ज्यादा होगी, जो इनके नहीं हो रहा उनकी नहीं होगी। तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। तो ये अकोला का केस है जिसमें एफआईआर के मैंने तस्करा किया, कम्युनल वायलेंस का। नेक्स्ट ले लीजिए। अब बहुत तरह के केसेस हैं, ये शक्ल आप पहचान रहे होंगे जी, सिद्दीक कप्पन है। अब सिद्दीक कप्पन को बेल मिल गई, हम लोग सिद्दीक कप्पन के केसेस में साथ साथ थे। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सिद्दीक कप्पन की बेल की एश्योरिटी कौन लेगा? तो लखनऊ में हम सब की मेंटर हैं रूपरेखा वर्मा जी, उन्होंने बेधड़क कहा कि हम बेल लेंगे। तो एक आदमी तैयार हुआ, 4 चाहिए थे। दूसरा फिर एक जर्नलिस्ट तैयार हुए, फिर तीसरा एक साहब ने कहा, हमारे जैसे आप जैसे दोस्त, उन्होंने कहा देखो यार हम अच्छा नहीं लग रहा, ये आदमी बहुत दिन से छूट भी गया है और बाहर भी नहीं आ पा रहा। फिर यूनुस भाई पुराने लखनऊ के बहुत आदमी हैं, तो उन्होंने कहा पैसे वैसे तो नहीं, जहाँ साइन कहो वहाँ कर देंगे। हम लोगों ने 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड बनवाया यूनुस भाई से। यूनुस भाई बेल बॉन्ड जमा करके घर नहीं पहुंचे, 70 पुलिस वाले उनके घर पे आ गए, 70। 24 घंटे उनके बच्चों के साथ में थाने में रखा। लेकिन यूनुस भाई जिस आदमी से कभी मिले नहीं, जिसको कभी जानते नहीं, यूनुस लखनऊ के, कप्पन केरल के, सारी तरह की धमकी के बाद भी यूनुस भाई का यही जवाब था, यार वो आदमी शरीफ है, उसको छूटना चाहिए। और उसके बाद भी वो हिले नहीं। उनकी एक विटनेस लगी, ये जो
एक कोर्ट में वकील के बराबर खड़े हैं हमारे एक दोस्त अलीमुल्ला खान है। मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली कि सिद्दीक कप्पन के लिए श्योरिटी के लिए एक आदमी चाहिए। इन्होंने कहा कि इनका फ़ोन 1 मिनट के बाद आ गया कि पोस्ट डिलीट कर दीजिए, वकील का एड्रेस दे दीजिए, मैं अपनी कार के पेपर वकील को दे के आता हूँ। तो समाज तो जिंदा है ना जी। नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट ले लीजिए। अब ये शूट द मैसेंजर की एक पॉलिसी और है। त्रिपुरा में पिछले साल दंगा हुआ और त्रिपुरा की सरकार ने कहीं से भी खबर को बाहर नहीं आने दिया, लेकिन सोशल मीडिया में वो कुछ ट्विटर के अकाउंट से वो खबर चली कि 3 मस्जिदें जला दी गई हैं, दंगे हुए हैं, इतनी दुकानें जली हैं, जिसके नतीजे में 102 लोगों पर यूएपीए की एक एफआईआर कर ली गई और उन 102 में से 90 जो थे वो स्टूडेंट्स थे। अब जाहिर सी बात है कि मीडिया में आप आने नहीं दे रहे, सोशल मीडिया में जो लिखेगा उस पर मुकदमा कर देंगे। अब अगर ये लड़के पकड़ जाते हैं तो वो चैप्टर भी क्लोज था, यानी कि इंफॉर्मेशन का कोई भी खबर आप तक नहीं पहुंच पाती। तो उसमें हम लोग 3 बार सुप्रीम कोर्ट गए, एडवोकेट शाहरुख आलम हमारे काउंसिल थी, तो उन्होंने इस केस को क्लोज कराया और ये केस खत्म हो गया। नेक्स्ट ले लीजिए। ये पिछला ले लीजिए। ये लास्ट जो देख रहे होंगे, यूपी में कांवड़ यात्रा के टाइम पे नेम प्लेट की बात करी गई थी। तो नेम प्लेट का मसला सिर्फ यूपी का नहीं होता, वो धीरे धीरे वो पूरे यूपी में होता, फिर वो कांवड़ यात्रा के बाद पूरे मुल्क का हो जाता। और जब इस तरह के प्रोसेशन या जुलूस निकलते हैं और उनको कोई ठेली दुकान अगर मुसलमान नाम के साथ दिखाई पड़ जाएगी, तो जिस इस समय देश का माहौल है तो उस दुकान वाले की क्या पोजीशन होगी। तो इस पे हम लोगों को हिस्टोरिक मैंडेट मिला और इमीडिएट यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तीनों सरकारों को ये नोटिस गया कि कोई नाम वाम नहीं लिखे जाएंगे। तो उसके बाद से मामला क्लियर हो गया। नेक्स्ट ले लीजिए। अब कुछ मैंने आपके सामने केसेस दूसरे दिए थे, अब कुछ केसेस हमारे प्रोएक्टिव के भी हैं। जैसे ये एक चैनल है न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 ने खबर बनाई गज़वा हिंद की, और सीरियसली अगर कोई उस खबर को देख ले न्यूट्रल आदमी तो वो तनाव में आ जाए। इतना बकवास जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहरहाल हम इसके खिलाफ गए, 6 महीने तक केस लड़ते रहे। 6 महीने के बाद फाइनली कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दिया कि एक फ़ाइन जमा करेंगे। फ़ाइन जमा करने के बाद जो है पट्टी लगाएंगे माफ़ीनामे की और अपॉलॉजी इशू करेंगे, और जो भी कंटेंट इस तरह का इस प्रोग्राम का है वो इनको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये बहरहाल इन्होंने इस केस में ये हमको प्रोएक्टिव सफलता मिली। इसी तरीके से प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ, सुदर्शन न्यूज़ के खिलाफ करीब 22 केसेस हैं जो हम लोग अलग अलग इस तरह के हेट स्पीचेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। नेक्स्ट ले लीजिए। अब एक दूसरा एंगल भी समझिए सोसाइटी का। ये जिसकी फोटो है ये आफ्ताब नाम है इनका। आफ्ताब एक टैक्सी चलाते थे। एयरपोर्ट में इनको 3 लोगों ने हायर किया और रास्ते में उनसे बातचीत शुरू करी, और बातचीत बहुत इस्लामोफोबिक और हेटफुल थी। इनको कुछ एहसास हुआ तो इन्होंने अपने बेटे को कॉल किया। बेटे का नाम साबिर है। तो बेटा कुछ समझा और उसके बाद 2 मिनट के बाद उसने रिकॉर्ड करना शुरू किया उस बातचीत को। तो वो पूरी नफरती बातचीत थी। फिर फ़ोन कट गया। साबिर ने एफआईआर पुलिस में फ़ोन किया, इधर उधर भागा दौड़ा। सुबह इनकी लाश ग्रेटर नोएडा में दिल्ली के पास मिली। साबिर की डेथ हो गई। कम्युनिकेशन पूरा है कि किस तरह से बात हुई। इनके हम लोग 3 केसेस लड़ रहे हैं। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में, एक बुलंदशहर में डेड बॉडी मिली थी, वो ग्रेटर नोएडा का हिस्सा बुलंदशहर में लगता है, और एक केस जो है वो दिल्ली सरकार का, कि दिल्ली सरकार का अनाउंसमेंट कंपनसेशन का है, लेकिन इनको कंपनसेशन इस बिना पर नहीं मिला कि ये सिटीज़न तो दिल्ली के हैं लेकिन इनकी डेड बॉडी जो है वो दिल्ली के बाहर मिली है। बहरहाल वो भी एक मसला है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी देखिए।
कि साबिर बड़े बेटे का नाम है, 2 बेटे और हैं। तो ये दोनों बेटे 12वें में थे, छोटे, पिछले साल। तो हमारी कोई APCR की पॉलिसी नहीं है, लेकिन इस फैमिली को देखते हुए हम लोगों ने इसके बड़े बेटे की कोचिंग जो है, नीट की कोचिंग स्पॉन्सर करी कि किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले लो, फीस हम लोग डिपॉजिट कर देंगे। और ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन वालों से हमने ये बोला कि दूसरे बेटे की JEE की कोचिंग आप स्पॉन्सर कर दीजिए। एक बेटे ने MBBS क्वालिफाई किया, एक बेटे ने IIT क्वालिफाई किया। फिर ये पिछला ले लीजिए। फिर ये जर्नलिस्ट के बारे में मैंने बताया कि जहाँ जहाँ इस तरह के केसेस होते हैं, कोई भी जर्नलिस्ट के ऊपर अगर ये धर्म संसद और इसके हेटफुल स्पीचेस जहाँ होती हैं उस पर अटैक होता है, तो उनको लीगल असिस्टेंस देने का काम भी हम ही लोग करते हैं। फिर ये हापुड़ का एक केस आपको याद होगा, हापुड़ में एक कासिम की लिंचिंग हुई थी और एक जो है वो समय दिन इनकी दाढ़ी खींची गई थी। 6 साल इस केस को लड़ा गया, 30 बार फाइनल आर्ग्यूमेंट की डेट्स हुई, 4 बार जजेस का ट्रांसफ़र हुआ। 5वें लेडी जज ने आके 10 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी 6 साल के बाद। ये केस हम लोग देख रहे हैं हाई कोर्ट राजस्थान में भी। नासिर जुनैद का केस है, आपको पता होगा, मोनू मानेसर ने गाड़ी में जला दिया था इनको, और एक लोकल कोर्ट में केस इनका चल रहा है। ये बॉम्बे में हम लोग इसी केस को देख रहे हैं। उम्मीद ये है कि इस केस में जल्दी हमको जस्टिस मिलेगा, जिसमें पुलिस वाले ने ट्रेन के अंदर 3 दाढ़ी वाले लोगों को देख के 3 लोगों को गोली मार दी थी। नेक्स्ट ले लीजिए। ये मुरादाबाद में एक हेट क्राइम का केस है मुस्लिम डॉक्टर का। नेक्स्ट ले लीजिए। ये एंटी मुस्लिम वायलेंस जो हुए, दिल्ली का वायलेंस, रामनवमी का वायलेंस, ये खरगोन, जलगांव, हिम्मत, रांची, नूह, ये उन सारे वायलेंस के केसेस हैं जो हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट ले लीजिए। ये वो FIRs हैं जिनको देखा जा रहा है। नेक्स्ट लीजिए। ये 3 लोग हैं जिनमें आसिफ इकबाल तन्हा, जिनका हम केस देख रहे थे। थोड़ा सा टाइम। तो दूसरा ये आपको सरदार जी दिखाई पड़ रहे होंगे, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। ये आपको मालूम होगा कि जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहाँ पर लंगर लगा हुआ था जी, सरदार लंगर चला रहे थे। जब दंगा हुआ तो इस बच्चे को पकड़ लिया गया और कहा गया ये बब्बर खालसा का आदमी है। बब्बर खालसा पाकिस्तान से पैसे ले रहा था, तो शाहीन बाग में जो लंगर चल रहा था वो पाकिस्तान के पैसे से चल रहा था, और ये बब्बर खालसा का आदमी है। तो ये 19 साल का बच्चा था, इसके ऊपर UAPA लगा था। सबसे पहला केस दिल्ली दंगों में UAPA में हम लोगों ने इसकी 6 महीने में जमानत करवाई। ये वो प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैं, मीरान हैदर, शादाब, ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, अतहर, जिसमें से 2 छूट गए, सफूरा और आसिफ। इनके केस APCR देख रहा है। अगर ये लोग नहीं होते तो उस समय जिस तरह से CA और NRC अनाउंस हुई थी, हम सब ये मीटिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि आप और हम सब अपने अपने डॉक्यूमेंट बना रहे होते या डॉक्यूमेंट ढूंढवा रहे होते। नेक्स्ट लीजिए। अब ये खरगोन के रामनवमी वायलेंस के केसेस है, जिसमें से 260 लोगों को अरेस्ट किया था। 2 महीने पहले आखिरी के 2 लोगों को हमने सुप्रीम कोर्ट से छुड़वाया है। अब 260 के 260 क्लियर है। नेक्स्ट ले लीजिए। ठीक है, ये कस्टोडियल किलिंग के केस थे, ये बुलडोजर के हैं। नेक्स्ट, ये खरगोन से अदवा के वही केसेस जो मैंने बताया आपको। अब जैसे खंडवा में एक केस हुआ, एक दंगा हुआ, एक भीड़ मस्जिद के किनारे खड़ी हो गई, उसको समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं। पुलिस ने एक FIR रजिस्टर्ड करी कि जो SHO स्टेशन ऑफिसर हैं उनके हेलमेट में एक पत्थर लगा, अगर वो हेलमेट न लगाए होते तो उनकी जान चली जाती। यानी अटेम्प्ट टू लाइफ का केस बुक हुआ। 50 लोगों पे FIR हुई जो टीन शेड के नीचे खड़े मस्जिद के बाहर। 40 लोगों को 11 साल की सजा हो गई। अब उसमें से 32 लोग वो थे जो या डेली वेज लेबरर थे या फल सब्जी का ठेला लगाते थे उनको। तो उसमें हम लोग जबलपुर हाई कोर्ट गए
और उन 32 में से 29 का केस हमने रिप्रेजेंट किया और उनको बेल भी मिली और मुकदमा भी खत्म हुआ। नेक्स्ट ले लीजिए। अब टार्चर किस लेवल का है? ये जो साहब दिखाई पड़ रहे हैं इनका नाम जैद पठान है। ये हमारे APCR के मध्य प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं। जब वहाँ दंगे हुए और ये बुलडोज़र चले तो ये सारे केसेस हम लोगों से लाइन अप करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैद पठान दे रहे थे। जैद पठान पे NSA लगा दिया गया, जो वन ऑफ द मोस्ट ड्रैकोनियन लॉ में गिना जाता है। बहरहाल जैद पठान 2 महीने के बाद NSA से छूट गए। NSA जिस बात पे लगा था कि लोगों को इंसाफ क्यों दिला रहे हैं, NSA लगने के बाद, जेल जाने के बाद आज भी वो यही काम कर रहे हैं। ये अब यहाँ पे एक सेकंड रुकेंगे। ये करौली वायलेंस है। ये वायलेंस जब हुआ था 1.5 साल पहले रामनवमी के समय। करौली में जिस दिन वायलेंस हुआ था उसी दिन वायलेंस हुआ था खरगोन में। करौली में 58 लोगों को अरेस्ट किया गया। पुलिस ने बहुत पिटाई करी। रमज़ान चल रहे थे, किसी ने पानी मांग लिया तो उसको बोला पेशाब पी लो, ये कर लो, जो पुलिसिया स्टाइल होता है। 38 लोगों की हम लोगों ने बेल कराई लोकल कोर्ट से, 20 लोगों की हाई कोर्ट से। 20 में से 17 का हमने हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट किया था। जो 38 वो लोग थे जिनको करौली के लोकल लोगों ने 1 रुपए में बेल कराई। 2 महीने में ये मामला क्लियर हो गया। खरगोन में उसी समय वायलेंस हुआ। खरगोन में 260 लोगों को अरेस्ट किया गया। 2.5 साल लगे, 2.25 साल उनको छूटने में। 111 मकानों में बुलडोज़र चला, मकान दुकान मिलाकर। कोई कंपनसेशन नहीं है। बुलडोज़र जो चला है उसका केस हम लोग देख रहे हैं और 1 डेथ हुआ। 111 बुलडोज़र, 2.5 साल जेल, 260 आदमी। इधर 2 महीने में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। कांग्रेस बीजेपी का कैलकुलेशन इस केस से आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट ले लीजिए। ये जहांगीरपुरी दिल्ली में जब पहली बार बुलडोज़र चला था तो ये उनके केसेस की तफसील है। इसमें इन्होंने क्या किया था, एक 17 साल के बच्चे को मास्टरमाइंड बना दिया था। नेक्स्ट ले लीजिए। तो उसमें ये वो केसेस हैं जो हम लोगों ने नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के बाद पूरे यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड में दंगे हुए उनमें देखेंगे। नेक्स्ट ले लीजिए। नेक्स्ट ले लीजिए। नेक्स्ट ले लीजिए। ये रांची का केस है जहां पर 2 लोगों को गोली मार दी थी, 6 लोगों को जिनको बुलेट लगी थी उनको प्राइम एक्यूज बता दिया था। ये सारी वो डिटेल्स हैं, ये सारे वो केसेस हैं। नेक्स्ट ले लीजिए। ये नूह के दंगे हैं। नेक्स्ट ले लीजिए। ये रांची वायलेंस की डिटेल है। ये आदिल अहमद वार अगेंस्ट वहाँ की है। फिर ये दिल्ली रॉयट के बेल्स की है। अब अतीक अहमद की बेल पे भी हम बात करें। जैसे अतीक अहमद को मार दिया गया। मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ, यूपी में। अतीक अहमद माफिया थे, क्रिमिनल थे, इस पर कोई बहस नहीं। मारना नहीं चाहिए था, ट्रायल होना चाहिए, शमशाद भाई बोल चुके हैं। उनके 2 बच्चे जो है वो पुलिस के पास थे और ये खतरा था कि इन दोनों का इनकाउंटर पुलिस कर देगी, जो बहराइच के मामले में हुआ। हम लोग कपिल सिब्बल साहब के पास गए। कपिल सिब्बल साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इनका केस देखा। 5 बार उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और ये बच्चे वापस अपने घर को चले गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। अब एक आपके सामने ये बार बार फिल्म बनाई जाती है सेंस ऑफ लोनलीनेस की, कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं, सब उधर बहुत ताकत है, सारे लोग उधर चले गए। सिब्बल साहब की वेबसाइट में जाके देखेंगे तो 16 लाख रुपए वो एक हियरिंग के लेते हैं। उसको थोड़ा बहुत कम कर दें तो 12-15 कर दें, तो 15 भी मान लें अगर, तो 5 बार वो सुप्रीम कोर्ट गए। कितने हुए? हमने कोई रुपया नहीं दिया, उन्होंने मांगा। नेक्स्ट ले लीजिए। नेक्स्ट ले लीजिए। ये डिफरेंट पिटीशंस हैं जो कमीशंस के सामने लगाए गए। नेक्स्ट ले लीजिए। नेक्स्ट ले लीजिए। मैं एक नोएडा एक जगह है, सेक्टर 37 दिल्ली से लगा हुआ, वहाँ पे एक काजिम शेरवानी साहब
लंबी दाढ़ी, इकराम भाई से भी लंबी, और 60 साल की उनकी उम्र रही होगी। वो खड़े थे बस स्टॉप में, एक जीप आई, उसने पूछा चाचा कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा अलीगढ़ जाना है। बोले जो बस को देते हो हमें दे दो, बैठ जाओ। ये अक्सर होता है। वो बैठ गए, जैसे ही अंदर बैठे उनकी पिटाई शुरू हो गई। यही जय श्री राम लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, जो चलता है। और उनको पीट पाट के बहुत बुरी तरीके से पीटा था। पीट के उनको सड़क के किनारे डाल दिया। वो कोई रिक्शा किए और नोएडा सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन पहुंचे। जब वहाँ पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस ने उनको याद ये क्लियर नहीं कि खाली गालियां दी कि थप्पड़ भी मारा, और उनको वापस भेज दिया। हमारे पास आए, अल्शिफा में एडमिट कराया, मेडिकल कराया। उनका केस हम लोग 2.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट में लड़े। नोएडा सेक्टर 37 के 42 आदमी का स्टाफ था, सिपाही से लेके स्टेशन इंचार्ज तक, सबको एक साथ सस्पेंड कराया गया। फिर दूसरा एक मसला है हमारे कामों में, जो एक तो मैंने आपको बताया, एक डायरेक्शन वो है कि जो आदमी खुद अपने इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ सके उसके लिए हम वकील खड़ा करेंगे, लड़ेंगे, बात करेंगे, ये लिटिगेशन है। दूसरा काम डॉक्यूमेंटेशन का है, यानी कि आज हो सकता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं मिल रहा हो, लेकिन अगर इस इंसाफ न मिलने के पूरे प्रोसेस को हमने कलमबंद किया, लिखा, लोग तैयार किए, तो आने वाले दिनों में ये प्रोसेस हमारे लिए काम करेगा। 1984 में वायलेंस हुआ, 2008 में सिखों के खिलाफ जो मुकदमे थे वो खुले, तो इसके तहत पूरे मुल्क में कहीं भी कुछ होता है तो हम उसका डॉक्यूमेंट वहाँ जाकर करते हैं। ये आसाम के इविक्शन की रिपोर्ट है, नेक्स्ट ले लीजिए। क्रिश्चियंस पे भी उतने ही अटैक हुए हैं जितने मुसलमानों पर। ये 403 चर्चेस में लास्ट ईयर अटैक हुए हैं जब उनकी प्रेयर मीट चल रही थी। कल भी एक अटैक ऐसा ही हुआ है, 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो ये हम लोगों ने यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के साथ मिलकर रिपोर्ट रिलीज करी थी। नेक्स्ट ले लीजिए। ये यूपी में सीए के टाइम 1 लाख लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, लोग पकड़े गए थे। इस रिपोर्ट को दारापुरी साहब ने और एडवोकेट शोएब साहब ने, जो हाईकोर्ट लखनऊ के वकील हैं, उन्होंने रिलीज किया। ये लोग भी सीए के टाइम पे जेल में डाल दिए गए थे उसका अपोज करने के लिए। नेक्स्ट लीजिए। ये क्रिमिनल वायलेंस का रिपोर्ट है, नेक्स्ट ले लीजिए। ये आसाम में अचानक ये आया कि साहब अब जो शादी की उम्र है वो एग्जैक्ट उसी उम्र में होगी, अब जो पर्सनल लॉ के तहत लिमिट दी गई थी मुसलमानों को वो नहीं होगी। तो 8-8 साल पुराने केस ओपन कर दिए गए, काजी को भी जेल डाल दिया गया, 3000 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया था। ये उसका रिपोर्ट है, नेक्स्ट ले लीजिए। ये रिपोर्ट जो है वो बिहार के रामनवमी वायलेंस का है, जहाँ पे मदरसा अजीजिया को जला दिया गया था। नेक्स्ट ले लीजिए। ये कोल्हापुर के दंगों का रिपोर्ट है, नेक्स्ट। ये नूह के दंगों का रिपोर्ट है, नेक्स्ट ले लीजिए। ये महाराष्ट्र के कम्युनल वायलेंस का है, सतारा में जहाँ मस्जिद में आग लगाई गई थी, नेक्स्ट ले लीजिए। ये हल्द्वानी में जो भी वायलेंस हुआ आपको याद होगा, जिसमें ये हल्द्वानी के वायलेंस की रिपोर्ट है, नेक्स्ट ले लीजिए। ये मेडक की कम्युनल वायलेंस की है, ये जावरा के कम्युनल वायलेंस की है जहाँ पे उसके बाद बुलडोज़र चलाए गए, नेक्स्ट ले लीजिए। फिर ये जोधपुर के कम्युनल वायलेंस की रिपोर्ट है, और उसके अलावा जो है यूपी वेस्ट में जो छोटे छोटे बहुत ढेर सारे अटैक्स हुए हैं, ये उनकी एक डिटेल रिपोर्ट है, नेक्स्ट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट ले लीजिए। ये वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट है। ये इंस्टेंट जस्टिस जो छतरपुर और उदयपुर में बुलडोजर चलाए गए, ये उनकी रिपोर्ट है, नेक्स्ट ले लीजिए। ये डेमोलिशन का बताया था कि जो डेमोलिशन के केसेस हैं उसमें हम लोग ने पार्टीज को डायरेक्ट लाए, और फिर जो पुरानी पिटीशन थी उसकी करी। उसमें गाइडलाइन का हमारी पिटीशन थी, ऑर्डर रिजर्व है, उसी पिटीशन के तहत आज भी हमने बहराइच में केस फाइल किया है। तो हमें ये उम्मीद है कि इस बार जो बहुत बेंच काफ़ी अच्छी है, और उम्मीद ये है कि इस बार हमारे फेवर में बुलडोज़र में कुछ ना कुछ गाइडलाइन ज़रूर आ जाएंगी। नेक्स्ट ले लीजिए। ये उस बच्चे का केस है, नेक्स्ट। ये इसी तरह के केसेस हैं, नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट ले लीजिए। तो दूसरा काम आप बढ़ाते रहिए, मैं अपनी बात कर लूँगा, लोग देख लेंगे। तो दूसरा काम हमारा डॉक्यूमेंटेशन का है। तीसरा हमारा जो काम है कि जैसे मैंने बात जहाँ से शुरू करी थी कि पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ लीगल लड़ाई भी चलेगी। तो
तो लीगल लड़ाई में जब तक लोगों को अपने राइट्स ही नहीं मालूम होंगे, अपने अख्तियार नहीं मालूम होंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, लीगल अवेयरनेस कैंप लगाते हैं। कैंप से कुछ इंटरेस्टेड लोग, ज़्यादा तेज़ लोग तैयार होते हैं, तो हम उनके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं पैरालीगल एक्टिविस्ट कर। इसमें FIR कैसे हो सकती है, NHRC में कंप्लेन कैसे हो सकती है, या डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, RTI कैसे फाइल करेंगे, तो ये पूरा प्रोसेस हम दिखाते हैं, जिससे हम वो करते हैं। तीसरा हमारा काम ये है कि ये ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो अहमदाबाद में नहीं होंगे, ये ऊना में होंगे, लखनऊ में नहीं होंगे, बहराइच में होंगे, रांची में नहीं होंगे, वो गोड्डा में होंगे। तो उन छोटे शहरों में के जो वकील हैं उनके साथ सीनियर लॉयर्स का, रिटायर्ड जजेस का कम्युनिकेशन प्रोग्राम, जिससे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत हम इसको बोलते हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम हम लोग कराते हैं। तो 3 पार्ट में APCR ये काम करता है। एक हमारा काम ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप का है, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन का है, तीसरा लिटिगेशंस का है, जिसमें जो आदमी अपनी लड़ाई, अब हम वर्कशॉप भी कर लें, प्रोग्राम भी हो जाए बट अच्छे होटलों में, और मेरे पड़ोस का जो पान वाला या राशन वाला है उसके बच्चे को कोई पुलिस वाला उठा के ले जाए, हम उसकी बेल न करा सके, तो कोई फायदा नहीं। तो ये तीनों कामों का क्लब है, जिसको हम लोग लीगल एडवोकेसी कहते हैं। ये अलग अलग स्टेट में हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से करने की शुरुआत है। इस पूरे प्रोसेस में आप लोगों का सहयोग चाहिए, और जो मैंने कहा कि ये एक लंबी लड़ाई है और ये मल्टी डायमेंशन लड़ाई है, यानी कि कोई एक सीधी सीधी लड़ाई नहीं है, बहुत अलग अलग। तो इस पूरी लड़ाई में एक ये कॉर्नर भी है जिसके तहत हम लोगों की उम्मीदों को जिंदा कर सकते हैं, लोगों को हौसला दे सकते हैं, और उनको इंसाफ दे सकते हैं, और उनको मायूसी से बाहर निकाल सकते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े केसेस मैंने बताया, जैसे बुलडोजर का CU सिंह देख रहे हैं, या नेम प्लेट का CU सिंह ने देखा, या शाहरुख आलम ने हमारे केस देखा त्रिपुरा वाला, या महापंचायत का कॉल दिया गया उत्तराखंड में, शाहरुख आलम ने उस केस को देखा, खालिद सैफी का केस रबेका जॉन ने देखा, वृंदा ग्रोवर ने हापुड़ के केस को देखा। ये वो वकील हैं जो एक बार कोर्ट जाने के 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन इनमें से किसी ने हमसे 1 रुपया नहीं लिया। अब अगर APCR में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी सरपरस्ती जस्टिस थिप्से कर रहे हैं, तो फिर हमको ये बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि समाज में हम अकेले हैं। एक बड़ा सेक्शन हमारे साथ है, लड़ाई लंबी है, अलग अलग डायमेंशन से लड़ी जा रही है। ये किसी को समझने की ज़रूरत नहीं कि किसी के फलां के आने से हिट हो जाएंगे, फलां के नहीं आने से फ्लॉप हो जाएंगे। जिस तरह के अटैक होंगे उसी तरह से समाज निकलेगा। 2015 के पहले मैं भी कुछ और कर रहा था, दूसरे लोग भी कुछ और कर रहे थे, ज़रूरत पड़ी तो ये किया जा रहा है, आगे कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो और कुछ किया जाएगा। तो इस पूरे APCR का मैंने प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम लोग मिलजुल कर अगर काम करेंगे तो पूरे गुजरात में जो दूसरे स्टेट्स में हमने टीम बनाई है, हर शहर में टीमें बनेंगी, और इमीडिएट लीगल सेटअप के जरिए शायद थोड़ा समय लगे, कभी इमीडिएट, कभी थोड़ा टाइम लेके, लेकिन एक इंसाफ की इस पूरी लड़ाई में हम लीगल सिस्टम के तहत एश्योर करेंगे कि जो नाइंसाफी हो रही है उसका जवाब दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।